सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बीपीएससी के टीचर के एग्ज़ाम का क्रैश कोर्स कर रहे थे और उसमें मैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया था पढ़ाना, और जिसमें हम लोग 1908 तक पढ़ चुके थे। तो आज उसी को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, जितना हो पाएगा मैं करवा दूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। आप जुड़ते रहना है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। हम लोग बहुत सारा चीज़ है ना इस पर बात करेंगे। तो चलो 1908 तक हम लोग का हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन वाला क्लास देख लेना, 1905 वाला। उसके बाद पिछली क्लास में हम लोग 1906 से 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 सूरत की फूट है ना, सूरत का जो मैंने आपको बताया सूरत स्प्लिट, एंड 1908 में मैंने आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक कहा मांडले जेल चले गए। तो इसको सीक्वेंस में याद रखना, और जब आपको याद हो जाएगा तो एक बार ये भी करना कि उसको लिखना। आप बस बुलेट पॉइंट को लिखते जाना, प्रैक्टिस होगा। इससे क्या होगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। पूरा घटना लिखना, 1905 में ये हुआ था, अच्छा इस डेट में ये हुआ था, 1906 में ये हुआ था, 7 में ये हुआ था, है ना। ऐसे करके आपको याद रखना, ठीक है। तो 8 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 1909। अब देखो होता क्या है, समझिएगा। 1909 आते आते अंग्रेज को ये लगने लगा कि इंडियंस लोग बहुत एक्टिव हो चुके हैं, उसके जितने लीडर्स हैं बहुत एक्टिव हो चुके हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं उस पर अत्याचार कर रही है। अंग्रेज को पता था, और अंग्रेज ये जान रहा है कि हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो इंडियंस को खुश करने के लिए कुछ लॉलीपॉप देना पड़ेगा। और हम लोग को बीच बीच में वो लोग क्या करता था, लॉलीपॉप दे देता था, कभी 5 स्टार दे देता था, कभी है ना डेयरी मिल्क दे देता था। तो इस तरह का वो फेंकता था ताकि हम लोग खुश हो जाए। इसी क्रम में देखो क्यों हम लोग नाराज थे अंग्रेज से। 1905 में हम लोग नहीं चाह रहे थे तो भी बंगाल का विभाजन कर दिया। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, फूट डालो राज करो का नीति में वो है ना एकदम सक्सेसफुल रहा। साथ में कांग्रेस 2 पार्ट में बट गया। तो देखो कि अंग्रेज का लगातार जीत होते जा रहा है यहाँ पे, और इंडियंस नाराज होते जा रहे हैं अंग्रेज। 1908 में जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, उनको जेल। अब अंग्रेज को लगा कि अब अगर हम लोग इसको नहीं लॉलीपॉप देंगे तो बात इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये लोग पूरा हमको है ना पूर्ण आजादी मांगना शुरू ना कर दे। इसलिए हम लोगों को कुछ अधिकार देने के लिए अंग्रेज ने क्या किया, एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, जो प्रसिद्ध भाषा में जिसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो यहां से आज हम लोग अपने टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये क्रैश कोर्स है, मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं पढ़ेंगे। इतना ज़रूर पढ़ लेंगे कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा है ना हेल्प करेगा ये। तो चले, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है इंडियन काउंसिल एक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, हम लोग 1908 तक पढ़ चुके हैं, वो कृपया उसको देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से क्या होगा, लिंक होगा। तो समझिएगा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, एग्जाम में ये नाम कम पूछता है, एग्जाम में जो प्रसिद्ध नाम है वही पूछता है। इसका जो फेमस नाम है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो ये इसका प्रसिद्ध नाम है, मॉर्ले मिंटो, हिंदी में सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। ये आपको याद रखना। तो एक क्वेश्चन तो यहां से आपका बनेगा एग्जाम में कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास हुआ था। तो आप बता देना 1909 में, पहला चीज। अब सवाल ये बनता है कि मॉर्ले मिंटो क्या है। तो ये 2 लोगों का नाम है। जब भी इस तरह का नाम आए आप समझ जाना ये 2 लोगों का नाम होगा। ये कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन सा पद होता है, तो समझना। मॉर्ले जो है, जो पहला नाम आएगा, हमेशा वो पहला इंडियन सेक्रेटरी का नाम होता है, भारतीय सचिव का। तो ये कौन होता है, भारतीय सचिव था। और मिंटो जो है उस टाइम में कौन था, वाइस रॉय था, है ना। उस समय कौन था, वाइस रॉय था। तो सचिव का पोस्ट जो होता था वो वाइस रॉय के पोस्ट से ऊंचा होता था, इसलिए उसका नाम पहले आता है। तो मॉर्ले सचिव है और मिंटो कौन है, वाइस रॉय है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्ले मिंटो। इन दोनों का कुछ सुझाव था जो अंग्रेज को दिया गया, इसलिए इसने
इंडिया में रिफॉर्म करने के लिए प्रयास किया, इसलिए इसी के नाम पर हम लोग बोलते थे मॉडले मिंटो। इसमें जो जो पॉइंट अभी देखेंगे वो इसी का रिफॉर्म था, इसलिए बोलते हैं मॉडले मिंटो रिफॉर्म। इसी को अंग्रेज पार्लियामेंट में, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट से क्या किया, पास किया, और ये इंडियन काउंसिल एक्ट और इसलिए के नाम से जाना गया, और मॉडले मिंटो इसका सबसे प्रसिद्ध नाम है। तो टेक्निकल नेम ये नहीं है ना, याद रखिएगा, मॉडले मिंटो रिफॉर्म ये टेक्निकल नेम नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों का रिफॉर्म था यहाँ, और इसलिए मॉडले मिंटो रिफॉर्म। मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया होगा। आगे पढ़िएगा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मॉन्टेग्यू किसका नाम हो जाएगा, सचिव का, और चेम्सफोर्ड किसका, वाइसरॉय का, ऐसे करके होता है। तो चलो अब देखो इस एक्ट में अंग्रेज ने क्या क्या किया। पहला चीज देखो, यहीं पे पहली बार हमारे यहाँ आता है क्या, इस एक्ट में क्या क्या था, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। इसको हिंदी में बोलते हैं पृथक निर्वाचन। सेपरेट इलेक्टोरेट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथक निर्वाचन। पहली बार इंडिया में पृथक निर्वाचन आया, सेपरेट इलेक्टोरेट आया। ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग। इससे पहले एक चीज जान लो, एग्जाम में पूछेगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला था, तो आप याद रखिएगा मुस्लिम को। और भी लोगों को मिला था, वो हम लोग कभी फाउंडेशन बैच करेंगे तब आप उसमें पढ़िएगा। अभी क्रैश कोर्स से आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। क्या याद रखना, कि मुस्लिम को, यही एग्जाम में पूछता कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई, किसको, मुस्लिम को। ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, पृथक निर्वाचन क्या होता है, ये एक और आप कह सकते हो कि षड्यंत्र था अंग्रेजों का, जो फूट डालो राज करो का नीति का ही एक क्या था, एक हिस्सा था। ये समझना क्या है, दो चीज होता है चुनाव के लिए, एक तो रिजर्वेशन होता है, एक होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। रिजर्वेशन हम लोग परिचित हैं, क्योंकि जब हमारा संविधान बना फिर हम लोग उसका रिजर्वेशन का व्यवस्था कर दिए। लेकिन हम लोग का जब संविधान बना, हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट को बिल्कुल नहीं स्वीकार किए। हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या बोले, खत्म करने का बात की। आगे पढ़िएगा 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, और नेहरू रिपोर्ट में ही सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करने का हम लोग बात कर रहे थे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है समझे। रिजर्वेशन पहले समझना क्या, आपको पता है कि अगर मान लो कोई भी जगह मुस्लिम के लिए मान लो सीट को रिजर्व कर दिया, तो आपको क्या पता है, आज के आप इसमें देखो, आपको क्या पता है कि अगर मान लो कोई सीट XYZ कोई सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व है, तो वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना जो कैंडिडेट उतारेगा, चाहे भाजपा उतारे, कांग्रेस उतारे, आम आदमी पार्टी उतारे, RJD JDU, जो भी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगा वो कौन होगा, मुस्लिम ही होगा। क्योंकि जहां पे सीट रिजर्व रहता है, जैसे पंचायत है ना, पंचायत में महिलाओं के लिए बहुत जगह पे सीट रिजर्व है, तो वहां पे कैंडिडेट कौन होंगी, महिलाएं होगी। तो रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो सीट जिसके लिए रिजर्व किया जाता है, कैंडिडेट भी कौन होते हैं, वही होते हैं। लेकिन जो वोटर्स होते हैं, जो वोट करने वाले होते हैं, वो कौन होते हैं, वो सारे लोग होते हैं, वो सभी लोग वोट करेंगे। अगर मान लो कहीं पे मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व है, तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही वोट करेंगे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी वोट कर सकते हैं। कहीं पे महिलाओं के लिए पंचायत में सीट रिजर्व है, तो इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं ही वोट करेगी, पुरुष महिला है ना, हर कोई यहां पे क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो आप एक चीज समझिएगा, ये होता है रिजर्वेशन। अब समझना है सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, ये बहुत फालतू चीज है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जिसके लिए, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, याद रखिएगा, जैसे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, तो कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और वोटर्स भी मुस्लिम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन। तो जिसको पृथक निर्वाचन मिलता है, कैंडिडेट भी वही होगा, चुनाव लड़ने के लिए जो खड़ा होगा वही होगा, और जितने वोटर्स होंगे वही होंगे। तो आप इस चीज को समझिएगा, ये कितना बड़ा चाल था अंग्रेज का, किस पृथक निर्वाचन का व्यवस्था मुस्लिम को दे दिया। इसका मतलब अब मुस्लिम का लीडर मुस्लिम ही होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट यहां पे खड़ा होगा उसको चुनेगा कौन, मुस्लिम चुनेगा। बाकी जो दूसरे धर्म के लोग रहेंगे वो लोग बोलेंगे हमने तो वोट ही नहीं किए, क्योंकि यहां पे हमको वोट करने का राइट ही नहीं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको जिसको दिया गया, इसलिए देखिएगा स्टार्टिंग पीरियड में ये लोग क्या करेगा, जो माइनॉरिटी होंगे उस पर ये लोग प्रहार करेगा। 1919 में आप पढ़िएगा, सिख को पृथक निर्वाचन का व्यवस्था दे दिया गया अंग्रेज के द्वारा, तो मुस्लिम को दिया गया। आगे चलकर सिख पे लगातार माइनॉरिटी पे क्या किया जा रहा था, प्रहार किया जा रहा था, और अंग्रेज चाह रहा था कि हिंदू के साथ ये लोग मिलकर नहीं रहे, तो ये लोग खुश हो जाएंगे कि देखो
मेरे लिए व्यवस्था किया गया, तो अंग्रेज इन लोग को एक तरह से क्या किया, लॉलीपॉप दिया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो ध्यान रखना कैंडिडेट भी वही होगा। अब किसी का भी आ जाए, जैसे मैंने बोला 1919 में सिख को मिला सेपरेट इलेक्टोरेट, उसमें क्या होगा कि कैंडिडेट भी कौन होगा, सिख होगा, और वोटर्स भी कौन होगा, सिख होगा। तो एक तो पॉइंट आप याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मॉडले मिंटो रिफॉर्म का, ये अक्सर पूछता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को कब मिला या किस एक्ट में मिला, तो इस एक्ट में मिला। यहां तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जैसे अभी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में अभी पार्लियामेंट हमारा जो चलता है वो बाइकैमरलिज्म है, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था है, 2 हाउस है वहां पे, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन याद रखिएगा ये लोकसभा राज्यसभा जो 2 बाइकैमरलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट आया, द्विसदनीय व्यवस्था वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, ये आया है 1919 से, 1919 से, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होगा। इसका मतलब इस टाइम में हमारे यहां सेंट्रल में एक ही हाउस है, याद रखना एक ही हाउस है, अभी 2 हाउस का नहीं है। तो उस एक हाउस को क्या बोलते थे, उसका नाम था लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। याद रखिएगा विधान परिषद से आप कंफ्यूज मत होइएगा, आज विधान परिषद कहाँ होता है, प्रोविंस में होता है, राज्यों में होता है, लेकिन उस समय विधान परिषद कहाँ पे होता था, सेंट्रल में होता था। तो आप याद रखिएगा अभी तक क्या था, विधान परिषद में जो सेंट्रल का लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आप याद रखिएगा सेंट्रल का लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सेंट्रल का है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसी को बोलते हैं विधान परिषद। याद रखिएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसका सीट का संख्या 16 था। कितना था, 16। याद रखिएगा 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ये आपको याद रखना। पहले कितना होता था, पहले था ये 16, और 16 से बढ़ाकर अब कितना हो गया, 60। तो यहां पे इंडियंस लोगों को और थोड़ा सा, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि ये लॉलीपॉप फेंक रहा है, खुश कर रहा है इंडियंस को। देखो पहले 16 सीट पे चुनाव होगा, अब कितनी सीट पर चुनाव होगा, अब 60 सीट पर है ना, अब 60 लोग यहाँ पे क्या होंगे, तो 60 लोग आएंगे। तो आप समझना, तो 16 सीट होता था, उसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया। एक ये तो इसको याद रखना, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से बढ़ाकर 60 का संख्या कर दिया गया। इसके अलावा आप याद रखिएगा इंडियंस को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। अभी तक क्या था, इंडियंस के पास हाउस में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है, अनुपूरक प्रश्न जिसको आप बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक होता प्रश्न पूछना कि आपने क्वेश्चन किया, अब सामने वाला आंसर दिया। मान लो इंडियंस ने अंग्रेज से कुछ क्वेश्चन किया, अब अंग्रेज ने आंसर दे दिया। अब उस आंसर से अगर आप खुश है या नहीं खुश है, अंग्रेज उससे कोई लेना देना नहीं, आप दोबारा उसी विषय पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। इंडियंस को यह अधिकार नहीं था कि आप दोबारा उसी विषय पर क्वेश्चन कर सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन पे क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन, है ना। कोई जा रहे हैं तो पूछेगा तुम कहां जा रहा है, तो कहां जा रहा है एक सवाल आ गया, फिर अब आगे का क्वेश्चन किसके साथ जा रहा है, क्या चीज से जाएगा, कितना बजे वापस आएगा। तो आप समझ, उसी सवाल पे सवाल, है ना, क्यों, क्या, कितना। तो ये सब चीज जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और इसी एक्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया। तो याद रखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो यहां पे इंडियंस को ये राइट दिया गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न, हिंदी में जो एग्जाम देंगे, पूरक आएगा एग्जाम में या अनुपूरक आएगा, तो पूरक प्रश्न बोलो या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, है ना। तो यहां राइट दिया गया, राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तो राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इसके अलावा एक चीज और इस एक्ट में आप याद रखिएगा जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता था, एग्जीक्यूटिव का मतलब पॉलिटी आप पढ़िएगा तो आपको पता है, या फिर पढ़े होंगे तो पता होगा। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी लॉ बनता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, लागू किया जाता है। तो उस समय कौन लागू करता था, वाइसरॉय, और उसका काउंसिल करता था। और याद रखना उस काउंसिल में एक भी इंडियन नहीं होता था। इस एक्ट के तहत अधिकार दिया गया कि अब वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन रहेंगे। तो वाइसरॉय का जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें एक भारतीय होंगे, और पहले भारतीय जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए उनका नाम था एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उनका नाम था एसपी सिन्हा।
ठीक है, एसपी सिन्हा। तो फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एसपी सिन्हा। तो ये आप नाम याद रखिएगा। जो वाइसरॉय कार्यकारिणी परिषद होता था उसके पहले इंडियंस, इसलिए पहले इंडियन, ये आपको ध्यान रखना। तो ये इस एक्ट के बारे में इतना पॉइंट आप इसमें क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो ये हो गया 1909 का घटना। 10 में क्या ऐसा कोई राजनीतिक घटना है नहीं। 11 का घटना आप जान लीजिए। 11 का क्या घटना है? तो 10 में कोई ऐसा पॉलिटिकल घटना बड़ा नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। तो सीक्वेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक मिनट, आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, 1905 बंगाल विभाजन, फिर स्वदेशी मूवमेंट, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 सूरत की फूट, अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, है ना, बोस घोष, मैंने बताया था आप लोगों को। 1908 तिलक को मांडले जेल, 1909 मॉडले मिंटो रिफॉर्म। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट, उसको लिखते चलना। जितनी बार लिखोगे उतना हमको फायदा होगा। 1911 ये था दिल्ली दरबार 1911। याद रखिएगा, दिल्ली दरबार 1911। ये दिल्ली दरबार क्या था? आपसे नाम से समझ में आ रहा, दरबार लग रहा है, इसका मतलब कोई रॉयल पर्सन यहाँ पे आने वाले हैं। तो याद रखिएगा, दिल्ली में ब्रिटिश के जो किंग थे उस टाइम में, उनका नाम था जॉर्ज नाम था। और जॉर्ज नाम के पहले 4 राजा आ चुके थे, इसलिए 5वें नंबर के थे, इसलिए इनका नाम था जॉर्ज 5। हिंदी में एग्जाम जब आप दीजिएगा, हिंदी में क्वेश्चन में लिख देता है जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम मतलब जॉर्ज 5। तो जॉर्ज 5 जो थे वो इंडिया में, उनका आगमन के लिए एक भव्य दरबार लगाया गया था, जिसको बोला जाता। और कहाँ पर लगाया गया था? दिल्ली में लगाया गया था, इसलिए उसको क्या बोला जाता? दिल्ली दरबार। और जब वो आए जॉर्ज 5, है ना, उनके साथ उनकी बेगम भी आई, क्वीन मैरी। जब दोनों आए हाथी पर सवार होकर, पूरा लाखों का भीड़, है ना, लोग देखे, एक आशा का किरण दिखा लोगों में कि अब राजा आया है, किंग आया है। ये जो अंग्रेज इतना हमारे पे शोषण कर रहा है, राजा कुछ सुनेगा मेरा। और कुछ हद तक, है ना, हम लोग कामयाब भी हुए। तो आप समझना, इस दिल्ली दरबार से क्वेश्चन क्या आता है। एक तो पूछेगा दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911। इससे पहले भी दिल्ली दरबार हुआ था, आप वो भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले दिल्ली दरबार 2 बार हो चुका था, ये तीसरा दिल्ली दरबार था, ठीक है। इससे पहले दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा, पहला जो दिल्ली दरबार हुआ था 1877, क्वीन विक्टोरिया, है ना, उनके आगमन पर, है ना। तो आप ये 1877 में पहला दिल्ली दरबार हुआ था। 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था, जो किंग थे एडवर्ड, उनका राज्याभिषेक के लिए 1903 में दिल्ली दरबार हुआ था। और तीसरा 1911 जॉर्ज 5। तो मैंने आपको तीनों में राजा रानी का नाम बता दिया, याद रखिएगा। क्वीन विक्टोरिया 1877, 1903 एडवर्ड साहब थे किंग, और 1911 तो जॉर्ज 5। अभी मैं लिख दूंगा, बता दूंगा। वाइसरॉय अगर आपसे पूछेगा कौन कौन था, तो 1877 में वाइसरॉय जो दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था, उसका नाम था लॉर्ड लिटन। कौन था? लिटन। एक वाइसरॉय रिपन आएगा, रिपन नहीं था, कौन था? लिटन था। तो लिटन था। यहाँ पे 1903 में वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन, और यहाँ पे वाइसरॉय कौन था 1911 में? तो यहाँ पे वाइसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, है ना। कौन था? हार्डिंग सेकंड। तो खैर चलो, अब देखो दिल्ली दरबार में हुआ क्या। पहला चीज तो आप याद रखना, किंग का नाम, किंग कौन थे? जॉर्ज 5। याद रखिएगा, जॉर्ज 5। और इनके साथ जो क्वीन थी उनका नाम था मैरी। तो जो रानी थी इनके साथ, उनका नाम था मैरी। तो इनके स्वागत में दिल्ली दरबार आया। अब देखो होता क्या है, दिल्ली दरबार का हम लोग को घोषणा याद रखना है। क्या घोषणा याद रखना? पहला घोषणा किया गया ये कि जो कैपिटल होगा भारत का, अभी तक कैपिटल कहाँ होता था? कलकत्ता होता था। कैपिटल चेंज होगा, तो इंडिया का कैपिटल क्या होगा? चेंज होगा। और कैपिटल चेंज कहां से कहां होगा? तो कैपिटल चेंज होगा कलकत्ता टू दिल्ली। तो अब भारत का एक नया कैपिटल बनेगा दिल्ली, है ना। वो घोषणा किया गया ये घोषणा किया गया दिल्ली दरबार में। पहला चीज। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग बंगाल विभाजन से खुश नहीं थे, और बंगाल विभाजन से खुश नहीं थे इसलिए हमने स्वदेशी मूवमेंट चलाए। स्वदेशी मूवमेंट जब चला, है ना, तो यहां पे जब राजा जब आया तो हम लोग को ये उम्मीद था कि ये राजा जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको क्या कर देगा? रद्द कर देगा। और कुछ हद तक हम लोग कामयाब हो भी गए। तो समझना, दूसरा इसने घोषणा किया कि एबॉलिशन ऑफ
बंगाल पार्टीशन, है ना। याद रखना, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसलिए एग्जाम में पूछता है कि बंगाल विभाजन का घोषणा 1905 में, या बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसको रद्द करने का घोषणा कब किया गया, 1911 में दिल्ली दरबार। तो बंगाल विभाजन यहाँ पे जो पार्टीशन था, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड, यहाँ पे एबोलिस्ड, है ना। तो बंगाल का पार्टीशन खत्म कर दिया गया। और आपको याद रखना है कि बंगाल से बिहार को पृथक कर दिया गया। याद रखिएगा, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया और बिहार को एक अलग क्या बनाया गया, प्रोविंस बनाया गया। प्रोविंस मतलब जो आम बोलचाल में आप राज्य जिसको बोलते हैं, तो बिहार को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में यहाँ पे बनाया गया। 1911 में घोषणा हो गया था, लेकिन बिहार बना कब, 1912 में। लागू कब हुआ, 1912 में। तो आपको पता है, आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, शिक्षक है, आपको पता होना चाहिए बिहार से संबंधित कोई भी फैक्ट है तो थोड़ा बहुत और उस पर रिसर्च कर लेना। जैसे बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 22 मार्च 1912, तो 22 मार्च 1912। और याद रखिएगा, इस टाइम में जो बिहार बन रहा है, इस बिहार में कौन कौन सा और है राज्य वर्तमान में, तो वर्तमान का उड़ीसा जो है वो भी इस बिहार का हिस्सा था। याद रखिएगा, उड़ीसा बिहार का ही पार्ट था। और वर्तमान में जो झारखंड है वो भी किसका है ना, इसी का। तो आप याद रखिएगा, इस टाइम का जो बिहार है, इसमें पूरा बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये आता था क्षेत्र। और ये बिहार का स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912। तो आप दिल्ली दरबार में ये चीज़ याद रखिएगा। पहला चीज़ कि जॉर्ज V और क्वीन मैरी यहाँ पे आए थे। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है इसमें कि कैपिटल चेंज हुआ था कलकत्ता से दिल्ली। तीसरा चीज़ आपको याद रखना है कि बंगाल का पार्टीशन, जो बंगाल का 2 पार्ट में बांट दिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया। मतलब जो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल था, अब सिर्फ बंगाल हो जाएगा, वो रद्द हो गया। लेकिन बंगाल से किसको अलग कर दिया गया, बिहार को अलग कर दिया गया। और बिहार एक स्वतंत्र राज्य बनकर यहाँ पे आता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब पहले दिल्ली दरबार कब कब हुआ, इतना आप याद रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग धीरे धीरे करके पूरा 1947 तक आपको आज़ादी दिलवाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। चलिए, थैंक यू सो मच।